औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कोरोना से मुकम्मल तौर पर महफूज होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑनलाइन सीरीज़ का, और इसमें हम जो है वो प्रीवियसली शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 के। आज होपफुली हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो कल जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 19.25 जो है वो शुरू किया था, तो उसको मैं राइट डाउन नहीं कर सका था। क्वेश्चन ये था कि व्हेन डज लाइट बिहेव एज ए वेव एंड व्हेन डज इट बिहेव एज ए पार्टिकल। तो लाइट कब जो है वो वेव के तौर पर बिहेव करती है और कब जो है लाइट वो एज ए पार्टिकल के तौर पर बिहेव करती है। तो हमने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं। आपको ये पता है कि वेव नेचर जो लाइट की है वो हम जो वेव की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर स्टडी करते हैं। मसलन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर लाइट इंटरफेयर कर रही है, डायफ्रैक्ट कर रही है, पोलराइज कर रही है, तो इसका मतलब है वो वेव है। और पार्टिकल नेचर उसके हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन के, उनमें इसकी पार्टिकल नेचर जो है वो प्रूव होती है। तो लाइट बिहेव्स एज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। तो लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स जो है उसकी तरह बिहेव करती है व्हेन इंटरेक्ट्स विद मैटर, जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। एंड बिहेव एज ए वेव when it is traveling from a source to place where it is detected। तो लाइट बिहेव करती है एज ए स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, लाइट जो है वो फोटॉन्स के तौर पर बिहेव करती है जब ये इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। ठीक है, जब भी इसका मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है। और वेव के तौर पर बिहेव करती है कि जब ये ट्रैवल करती है फ्रॉम ए सोर्स, किसी सोर्स से, टू प्लेस, ऐसे प्लेस के ऊपर के जहाँ पर इसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि लाइट जब इंटरेक्ट करती है मटेरियल के साथ, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर है और कोम्पटन इफेक्ट में है, तो लाइट की हम उस वक्त क्या नेचर लेते हैं जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कोम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कोम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए हम क्या कहते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है और वो फोटॉन्स है। यानी कि फोटॉन्स की टर्म में हम लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि हम लाइट की वहाँ पर पार्टिकल नेचर जो है उसको ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जब इन फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस वक्त हम लाइट को एज ए वेव के तौर पर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है जी, लाइट की वेव नेचर जो है वो क्या है। जब एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट जो है, ठीक है, वो हो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटॉन is only about 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि सिर्फ इतनी एनर्जी हो, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज ए क्वांटम। तो इस सूरत में इट कैन नॉट
be detected as a quantum or particle। तो इसके ऊपर हम इसको एज ए क्वांटम या पार्टिकल के तौर पर डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो इट बिहेव लाइक ए वेव। तो इस जगह पर ये वेव की तरह बिहेव करता है। सो इट बिहेव्स लाइक ए वेव। तो यहां पर ये वेव की तरह बिहेव करता है, यानी कि 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर ये जो एनर्जी की रेंज है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एनर्जी की रेंज के ऊपर आप फोटॉन को एज ए पार्टिकल या एज ए क्वांटम के तौर पर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इसको एज ए एनर्जी या क्वांटम के तौर पर डिटेक्ट करने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी जी की रिक्वायर्ड होगी। तो इस सूरत में ये कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज ए वेव। तो ये वेव के तौर पर बिहेव करेगा 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर। तो लाइट वेव के तौर पर कब बिहेव करती है? लाइट बिहेव्स इन द process of number 1 interference, number 2 diffraction, and number 3 polarization। तो ये जो 3 प्रोसेसेस हैं मेन, इनके अंदर लाइट जो है वह एज ए वेव के तौर पर बिहेव करती है। तो ये 3 प्रोसेसेस कौन कौन से हैं आपके पास? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। यानी कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के अंदर जो लाइट है वो एज ए वेव के तौर पर बिहेव कर, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों प्रॉपर्टीज वेव्स की हैं। अगर कोई चीज़ वेव है तो वो इंटरफेयर भी करेगी, वो डायफ्रैक्ट भी करेगी और वो पोलराइज भी होगी। ठीक है, अब आ रहे हैं अब दूसरा एस्पेक्ट जो है इसका, दूसरा एस्पेक्ट जो है इसका वो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, जब एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, व्हेन दी energy of photon of light is 1 mega electron volt। तो अगर वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इट इज इजीली डिटेक्टेड detected as quanta। So it behaves as a particle। तो जब फोटॉन की एनर्जी, देखें वहां पर आपके पास फोटॉन की एनर्जी थी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻⁻10 बहुत कम है, लेकिन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वो 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और जो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस एनर्जी के ऊपर जो फोटॉन है लाइट का, वो बिहेव करता है एज ए पार्टिकल के तौर पर। तो लाइट बिहेव करती है, लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल्स in the processes of number 1 photoelectric effect, number 2 Compton effect और number 3 pair production।
तो इनके अंदर जो है लाइट वो एज ए वेव के तौर पर जो है वो बिहेव सॉरी एज ए पार्टिकल के तौर पर वो बिहेव करती है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन ये सब क्या है, ये इंट्रैक्शन ऑफ लाइट है विद मैटर। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो लाइट की इंट्रैक्शन को मैटर के साथ जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये डिटेल के साथ देख लिया कि कब लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। लाइट जब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर होती है तो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, और जब 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर होती है तो वो एज ए वेव के तौर पर बिहेव करती है। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 19.26। क्वेश्चन 19.26 में कहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। कहता है क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे। हमने ये डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को पढ़ा था, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, नंबर 1 जो रिजॉल्विंग पावर है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इज 1000 टाइम्स हायर than that of optical microscope। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? माइनर डिटेल्स, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की आपको माइनर डिटेल्स चाहिए, तो रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होती है, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की या किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की, कि जो उसकी माइनर डिटेल्स को मुकम्मल तौर पर रिवील कर, यानी कि उसकी एक छोटी छोटी बारीक चीज़ भी आपको मुकम्मल तौर पर नज़र आ जाए। तो जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसका मतलब है कि 1000 टाइम, 1000 गुना ज़्यादा है, यानी कि ये 1000 गुना ज़्यादा माइनर डिटेल्स जो हैं ऑब्जेक्ट की उसको रिवील कर देती है। ठीक है। नंबर 2 मैग्निफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 1000 टाइम्स greater than the magnification of optical microscope। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को बड़ा कर लेते हैं, मैग्नीफाई कर लेते हैं। लेंस लगाते हैं ना, लेंस आप, तो जब लेंस लगाते हैं तो आपको कन्वेक्स या कनकेव लेंस, तो आपको चीज़ बड़ी दिखाई देना शुरू कर दी है, तो ये मैग्नीफाई, यानी कि इमेज को मैग्नीफाई कर देना। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इसका, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके जरिए आप माइनर डिटेल्स को वॉच कर सकते हैं। यू कैन सी माइनर डिटेल्स with the help of
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which are not visible with optical microscope. जो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होती है, ठीक है। माइनर डिटेल, वो छोटी छोटी डिटेल, छोटे छोटे पोर्शंस को भी वो हाईलाइट कर देता है। तो इसकी मदद से तीसरा पॉइंट इसका, अ 3D इमेज कैन बी obtained with electron माइक्रोस्कोप। तो इसकी मदद से जो 3D इमेज है, यानी कि 3 डायमेंशनल इमेज, उसको भी हासिल किया जा सकता है। यानी कि आप 3D इमेज जो है उसको भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये चंद एडवांटेजेस थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, जो आपकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर। उसके बाद देखें आप, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद जो है वो आप देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19.27। क्वेश्चन 19.27 कहता है कि मेजरमेंट शोज ए प्रिसाइज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन दोज मेजरमेंट शो प्रिसाइज मोमेंटम आल्सो एक्सप्लेन। हम जो है ये क्या है, ये एक्चुअली वो पूछ रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप साइमल्टेनियसली जो है मोमेंटम और पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो नो, दोज मेजरमेंट्स कैन नॉट शो प्रिसाइज मोमेंटम ऑल्सो। तो ये मेजरमेंट्स जो हैं ये प्रिसाइज मोमेंटम जो है उसको शो नहीं करती, ठीक है, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके मुताबिक डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है ये एच के बराबर होता है। और अगर जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम प्रिसाइजली मेजर कर लें, नो, इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रिसाइजली मेजर्ड, अगर हम उसको प्रिसाइजली मेजर कर लें, ठीक है जी, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम प्रिसाइजली मेजर कर लें तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, सो देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो फिर इस केस में पोजीशन के अंदर तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, यानी कि डेल्टा एक्स गोज टू 0 हो जाएगा अगर प्रिसाइजली आप उसको मेजर कर लें। तो हमारे पास
डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच के बराबर, तो डेल्टा एक्स 0, डेल्टा पी एच और डेल्टा पी एच ओवर 0, तो डेल्टा पी हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है जी। सो the uncertainty in the momentum of electron becomes infinite। तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट को तो हम मेजर कर ही सकते हैं। तो अगर पोजीशन, ठीक है, इफ पोजीशन इज प्रिसाइज्ड, अगर पोजीशन जो है वो प्रिसाइज है तो देन, तो फिर द मोमेंटम इज टोटली अनप्रिसाइज्ड। तो फिर मोमेंटम जो है वो मुकम्मल तौर पर अनप्रिसाइज्ड हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम तो फिर अनफिनिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वही वाली बात है कि आप जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो नहीं मेजर कर सकते पोजीशन और मोमेंटम ऑफ ए माइक्रो पार्टिकल एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो अब ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 1927 तक ही थे, ये ख़त्म हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहले नंबर पर आप देखें प्रॉब्लम 19.1। प्रॉब्लम 19.1 है, अ पार्टिकल कॉल्ड द पाइयन, कहते हैं एक पार्टिकल का जिसका नाम है पाइयन लिव्स ऑन द एवरेज अबाउट 2.6 10⁻⁻8 सेकंड्स। उसका लाइफ टाइम जो है वो कितना है, वो 2.6 की ताकत नफी 8 सेकंड है। व्हेन एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पर है। इन द लेबॉरेटरी के अंदर जब वो रेस्ट के ऊपर है तो इतना उसका टाइम दिया हुआ है। इफ देन चेंजेस टू अनदर फॉर्म, तो कहता है वो पाइयन जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। हाउ लॉन्ग वुड सच अ पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस एट 0.95 c। कहता है अब पहले तो पार्टिकल रेस्ट के ऊपर था, यानी कि लेबॉरेटरी के अंदर वो रेस्ट फ्रेम के अंदर था, लेकिन बाद में हमने पार्टिकल को 0.95 जो कि 0.95 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करवाया। तो कहता है जब उस वेलोसिटी से आपने मूव करा तो फिर बताएं वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा, लिव करेगा। तो ठीक है, हमारे पास डेटा जो है वी हमें दिया हुआ है 0.95 c। प्रॉपर टाइम t0 रेस्ट फ्रेम के अंदर हमें दिया हुआ है 2.6 10⁻⁸ सेकंड। और डायलेटेड टाइम यानी कि मूविंग फ्रेम के अंदर जो टाइम है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक पता है कि 1 - v²/c² का अंडर रूट के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखें, t0 2.6 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1 - v² की जगह 9.5 का स्क्वायर c² डिवाइडेड बाई c² का अंडर रूट। तो ये c² c² से कट गया, तो मेरे पास t जो है दैट इज इक्वल टू
-8 1 माइनस 0.95 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.3 10 की पावर -8 सेकेंड। आप देखें कि ये टाइम बढ़ गया। मूविंग फ्रेम के अंदर स्टेशनरी फ्रेम में 2.6 था और मूविंग फ्रेम में 8.3 हो गया। तो हमें पता है कि मूविंग फ्रेम के अंदर जो टाइम है वो डायलेट हो जाता है, टाइम जो है वो बढ़ जाता है, उसमें डायलेशन जो है वो आ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आए आप क्वेश्चन 19.2 पे। प्रॉब्लम 19.2 है कि व्हाट इज द मास ऑफ ए 70 किलोग्राम मैन इन ए स्पेस रॉकेट। कहता है एक स्पेस रॉकेट है जिसमें 70 किलोग्राम का एक आदमी है, ट्रैवलिंग एट 0.8 c, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कि 0.8 से मूव कर रहा है फ्रॉम अस एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ। उसको हम अर्थ से मेजर कर रहे हैं और अर्थ को हम क्या ले रहे हैं, एज ए स्टेशनरी फ्रेम, और हमारे मुताबिक वो मूव कर रहा है। तो एम नॉट जो अर्थ से है उसकी मेजरमेंट वो 70 किलोग्राम है और वेलोसिटी इसकी 0.8 c है। हमने मूविंग फ्रेम के अंदर उसका मास फाइंड करना है, यानी कि इंक्रीज्ड मास। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हमारे पास, तो एम नॉट हमारे पास 70 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये सी से काट गया। तो m हमारे पास 70 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 116.7 किलोग्राम। देखिए स्टेशनरी फ्रेम में उसका मास 70 किलोग्राम था, लेकिन मूविंग फ्रेम में उसका मास जो है वो इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होकर 116.7 किलोग्राम हो गया। तो हमें इस बात का पता है कि जो आपका मूविंग फ्रेम होता है, मूविंग फ्रेम के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मास जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 19.3 के ऊपर। प्रॉब्लम 19.3 के फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इन रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर और एक्स रे विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। आपने एनर्जी ऑफ फोटॉन फाइंड करनी है और डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको दी हुई हैं। इनका लैम्डा 1 दी हुई है आपको 100 मीटर, लैम्डा 2 दी हुई है आपको 550 नैनोमीटर, जिसका आप लिख सकते हैं 550 ज़रब 10 की ताकत 9 मीटर, और लैम्डा 3 0.2 नैनोमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.2 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है जी, तो ये हमें दी हुई है और एनर्जी हमने फाइंड करनी है E1, E2 और E3। तो हमें फार्मूले का पता है कि E इज इक्वल टू एच सी, E इज इक्वल टू एच एफ, एफ यहाँ पर C ओवर लैम्डा के बराबर है, तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये हमारे पास आ गया। तो पहले देखें E1 एच सी लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 एच सी ओवर E1, तो H हमारे पास 6.63 10 की पावर -34, C 3 ज़रब 10 की ताकत 8 डिवाइड बाई E1, E1। ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा 1 कितना है हमारे पास 100 मीटर। तो यहाँ से E1 आप कैलकुलेट कर लेंगे
ये E1 जो है ये हमारे पास किसके बराबर आएगी, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये E1 हमारे पास आ जाएगा 19.89 10 की पावर -28 जूल। तो आप इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर हो रहा है। तो 1 जूल 1/1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल की वैल्यू रखें यहाँ पर, यानी कि 1.6 10 की पावर -19 से इसको डिवाइड कर दें तो 19.89 ज़रा 10 की ताकत नफी 28 डिवाइडेड बाई 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी 1.24 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल आई। ये हमारे पास E1 की वैल्यू जो है वो निकल आई। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आपने फाइंड करनी है E2। तो E2 HC/λ2 इसी तरह वैल्यू रखें 6.63 10 की पावर -34 3 ज़रब 10 की ताकत 8 डिवाइडेड बाई λ2। λ2 है हमारे पास 550 ज़रब 10 की ताकत नफी 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.036 10 की पावर -17 जूल। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.036 10 की पावर -17 डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगा। इसी तरह आपके पास E3 HC/λ3 6.63 10 की पावर -34 3 ज़रब 10 की ताकत 8 डिवाइडेड बाई λ3 जो है वो 0.2 10 की पावर -9 के बराबर है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 99.45 ज़रब 10 की ताकत नफी 19 जूल। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 99.45 1.67 10 की पावर -19 1.6 10 की पावर -19 E3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 6215.5/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने E1 E2 और E3 जो है इनको कैलकुलेट करके देख लिया। तो आज हमें 9.3 तक प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर ली हैं, 19.3 तक। तो कल फिर हम आगे शुरू करेंगे और प्रॉब्लम इसके 19.10 तक हैं। तो होपफुली कल हम प्रॉब्लम्स जो हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।